गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट 2। उसमें हमने पहले वाले वीडियो में देखा उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी विचारधाराओं के बारे में। यूरोप में जो समाजवाद का विकास हो रहा है उसमें इन विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के क्या विचार थे, कौन क्या चाहता था, कौन कितना परिवर्तन चाहता था। जैसे रूढ़िवादी धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे, जबकि रेडिकल जो थे आमूल परिवर्तनवादी, वो जो है तीव्र परिवर्तन चाहते थे, जल्दी समाज को और राजनीतिक व्यवस्था को इसको बदलना चाहते थे। तो वो होमवर्क भी दिया था आपको, आपने उनके विचार लिख लिए होंगे। आज का टॉपिक रहेगा अपना औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन की किस तरह से यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, उद्योग धंधे और व्यापार को बढ़ावा मिला और सामाजिक परिवर्तन हुए, समाज में परिवर्तन हुई। ये एक नया राजनीतिक युग था यूरोप का, जिसमें औद्योगिक क्रांति ने वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में परिवर्तन कर दिए। तो देखो, किताब खोल लो। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। कौन सा राजनीतिक रुझान? औद्योगिक समाज, और समाज को परिवर्तन, बदलाव लाने की जो विचारधारा थी वो। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। ये दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। उस समय के बदलाव है ये। तो देखो, जिस समय जो है यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में जो है परिवर्तन हो रहे थे, नए शहर बस रहे थे, उद्योगों का विकास हो रहा था, व्यापार का विकास हो रहा था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। देखो आगे, औद्योगिकीकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। उस समय क्या, इनका उद्योगों का, इनका निजीकरण था। तो उस समय जो है काम की पाली यानी लंबे समय तक, जैसे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोगों से काम करवाया जाता था। कोई समय भी निश्चित नहीं था उनका, 10 घंटे ही करा रहे हैं, कोई 12 घंटे ही करा रहा है, और उनको मजदूरी भी बहुत कम दी जाती थी उद्योगों में। बेरोजगारी आम समस्या थी। बेरोजगारी जनता के लिए एक समस्या थी। तो बेचारे जैसा काम मिलते वही काम करने के लिए लोग तैयार थे। नए शब्दों में देखो थोड़ा इधर, मताधिकार आंदोलन जो ऊपर पढ़ा अपन ने, वोट डालने के लिए, अधिकार पाने के लिए चलाया गया, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन मताधिकार आंदोलन कहते हैं। ये सारे नए शब्द आप लिख लेना कॉपी में। तो देखो, बेरोजगारी आम समस्या थी, इसलिए लोग जो उद्योगों में काम करने के लिए तैयार थे। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट। अब क्या हुआ? औद्योगिक औद्योगिक क्रांति हुई तो खूब वस्तुएं निर्मित होने लगी, लेकिन औद्योगिक वस्तुओं की मांग में क्या हो गई? गिरावट हो गई। हो जाने पर बेरोजगारी और बढ़ गई। अब मांग ही नहीं रही बाजार में, तो उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण करके क्या करे? तो इससे बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, उद्योगपति जो है नावचक शोषण कर रहे थे मजदूरों का समय से ज्यादा काम करवाते, मजदूरी भी कम देते, ये सारे और सारी समस्याएं थी। शहर औद्योगिकीकरण के साथ शहरीकरण भी हो गया था। शहर बसते जा रहे थे नए, तो उनकी साफ सफाई की व्यवस्था भी देखनी थी। ये सारी समस्याएं किसके सामने थी? जो उदारवादी और रेडिकल लोग जो थे। रूढ़िवादी तो परिवर्तन कम ही चाहते थे। तो इनके सामने इन सभी समस्या, जो इन विचारधारा के लोग थे ना, वहाँ नेता लोग, उनके सामने ये सारी समस्याएं थी जिनका समाधान उनको खोजना था, और वो इसकी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश
कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। उस समय क्या था, सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व यानी निजी व्यक्तियों के थे, तो वो अपनी मनमर्जी लगाते थे। कोई एक निश्चित कानून जो उद्योगों के लिए नहीं था। उद्योग के मालिक ने जो जो नियम बना दिया वो मजदूरों को मानना पड़ता था, क्योंकि व्यक्तिगत स्वामित्व में थे उद्योग। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे। वे कौन? यही उदारवादी और रेडिकल विचारधारा के जो लोग समाज में उस समय परिवर्तन लाने की वो कर रहे थे ना, कोशिश, वो लोग। उनके पास भी संपत्ति थी, वो भी व्यापारी और औद्योगिक व्यवसाय करते थे और उससे उन्होंने काफी धन दौलत, व्यापार और उद्योगों से काफी धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। किस तरह के? कि औद्योगिक उद्योगों का विकास हो और व्यापार का विस्तार हो। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। व्यापार और औद्योगिकीकरण का भरपूर लाभ लेने के लिए उनके विचार थे, उदारवादी और रेडिकलों के, कि अगर देश के नागरिक या मजदूर जो स्वस्थ है और नागरिक पढ़े लिखे हैं तो हमें इस व्यवस्था में और ज्यादा फायदा मिल सकता है, और ज्यादा लाभ हो सकता है, भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। अंडरलाइन कर लो इस पे। जो जन्मजात विशेषाधिकार दिए जाते थे राजवंश में, उनके जो है ये विरुद्ध थे। जैसे था ना कि ये उस समय भाई एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में, जिस कुल में उसने जन्म लिया वो वही कार्य करेगा, इस तरह के जो विचारधारा थी उससे जो है वो उसके विरुद्ध थे। और विशेषाधिकारों में जैसे कुलीन वर्ग के लोग थे, अमीर वर्ग के लोग थे, उनको और भी कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनके भी वो विरुद्ध थे। कि जैसे व्यापार करना संपत्ति धारी व्यक्तियों के लिए ही है और लोग नहीं कर सकते, मजदूर लोग मजदूरी ही करेंगे, इस तरह की विचारधाराओं के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। कि व्यक्तिगत प्रयास, एक व्यक्ति जो है अच्छा प्रयास करे, श्रम मेहनत करे और उद्यमशीलता से जो है प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ऐसी उनकी मान्यता थी, विश्वास था। स्वतंत्रता समानता के वो जो है पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। ये उनका मानना था कि जैसे व्यापार करना या उद्योग किसी के विशेषाधिकार, उद्योग चलाना किसी का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। सबको जो है अपने व्यवसाय में स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी हमारा समाज तरक्की कर सकता है। बेरोजगारी को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा मानना था किनका? उदारवादियों और रेडिकलों का। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। अब इन लोगों के ऐसी विचारधारा थी, इसलिए 19वीं सदी के शुरुआत में जो के दशकों में जो है समाज परिवर्तन, और जो आम जनता थी उसमें जो पढ़े लिखे नागरिक थे, जो लोग इन विचारों को समझ रहे थे, वो जो है इन उदारवादी और रेडिकल समूह और इनकी पार्टियों में शामिल होने लगे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। देखो यूरोप में 1815 में, 1815 में क्या हुआ था? वोटरलू का युद्ध हुआ था। उसमें फ्रांस का सम्राट नेपोलियन हार गया था और वो रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये जो थे देश, ये जीत गए थे। ये सभी यूरोप महाद्वीप के हैं। तो उस समय फिर क्या हुआ था कि वापस जो सरकारें थी 1815 के बाद, जिस तरह की वह सरकारें बन रही थी, उससे जो है राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल, ये सभी विचारधाराओं के जो लोग थे, ये आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ये जो है सरकारों के विरुद्ध क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। वो वैसी सरकार 1815 के बाद वापस जो है पुरानी विचारधारा आ गई थी, वापस राजवंश आया था, उसका ये लोग जो है विरोध कर रहे थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। वापस राजवंश से पहले छुटकारा पाया था,
जैसे तैसे, जैसे लुई 16वां का पढ़ा था हमने। और इसी तरह और यूरोप महाद्वीप के जो देश थे वहां पर भी जो है राजवंश को समाप्त करके जो है जैसे संवैधानिक राजतंत्र या गणतंत्र स्थापित किया था। लेकिन 1815 के बाद वापस वही जो है पुरानी विचारधारा यानी राजवंश स्थापित होने लगे। तो ये राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल, ये जो क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने जो है क्या कर दिए, आंदोलन कर दिए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे, यानी राजवंश को समाप्त करने का प्रयास किया। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना चाहते थे। देखो, राष्ट्रवादी जो कार्यकर्ता थे वो कैसे राष्ट्र चाहते थे, कैसी सरकार चाहते थे? ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। उसमें राजवंशों में नहीं होता, राजवंशों में कुलीन या वर्ग के लोगों को, अमीर वर्ग के लोगों को अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, तो उनमें नागरिकों को बराबर अधिकार नहीं थे राजवंश में। तो राष्ट्रवादी जो कार्यकर्ता थे, ये उदारवादी रेडिकल लोग, ये ऐसे राष्ट्र चाहते थे जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। अंडरलाइन कर लो इस पे। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप मेजेनी, अंडरलाइन करो इस पे। 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी कौन? गिसेपे मेजेनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। अंडरलाइन कर लेना, ये गिसेपे मेजेनी जो है ये एक राष्ट्रवादी है इटली का। कहाँ का है? इटली का। ठीक है, इसने जो है, इसका लक्ष्य क्या था कि अपने समर्थकों के साथ मिलकर ये राजाओं के खिलाफ साजिश रचे, राजाओं को जो है तख्ता पलट कर दे, राजवंशों को समाप्त कर दे। और इसने जो है जैसे पत्र पत्रिकाएं, साहित्य वगैरह रचनाएं लिखी, वहां उनको जो है भारत सहित दुनिया भर के कई राष्ट्रवादी देशों ने इसकी रचनाओं को पढ़ा और लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। किसको पढ़ के? गिसेपी मेजेनी की रचनाओं को। देखो, क्रियाकलाप है ये। क्रियाकलाप आप देखोगे कि मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक संपत्ति की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में। उस बैठक में आप जो भाषण देंगे वह लिखे। जैसे निजी संपत्ति को, पहले क्या था, निजी संपत्ति थी तो उद्योगपति वगैरह जो उद्योग और ये सारे निजी क्षेत्र में थे तो वो अपनी मनमानी करते थे। तो अब उनको सामूहिक क्षेत्र स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के लिए एक सभा में आप क्या बोलेंगे? एक गरीब खेतीहर मजदूर है तो आप क्या चाहेंगे कि निजी संपत्ति समाप्त हो के सामूहिक हो, ऐसा ही चाहेंगे। मंझोला भूस्वामी है तो आप क्या चाहेंगे? गृह स्वामी है तो आप क्या चाहेंगे? अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे, लेकिन सभी निजी संपत्ति के विरुद्ध ही होंगे। देखो आगे, हाँ, अब इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ये इसके निजी संपत्ति के विरुद्ध थे और सरकारी स्वामित्व यानी सामूहिक स्वामित्व चाहते थे। जो रेडिकल उदारवादी और ये जो राष्ट्रवादी लोग थे, ये विशेषाधिकारों को समाप्त करके राजाओं के तख्ता पलट करके और जो है लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे। और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? इसने गिसेपी मेजेनी ने। अब देखो, यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद क्या है? समाजवाद यही है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर जो है किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व न होकर सरकारी स्वामित्व या सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना हो, उसे समाजवाद कहते हैं। तो देखो, यूरोप में समाजवाद का आना, ये प्रयास कर ही रहे थे सभी। किस तरह से यूरोप में समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ? समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। समाज के पुनर्गठन की, अंडरलाइन कर लो, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा क्या थी? समाजवाद थी। कि जब समाजवाद या समाजवादी अर्थव्यवस्था जब विकसित होगी तभी समाज का क्या हो सकेगा? पुनर्गठन हो सकेगा। उसमें सभी नागरिकों को समान माना जा सकता है, सबको समान अधिकार दिया जा सकता है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था।
उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, इस पे भी अंडरलाइन कर लो। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि ये स्वामित्व के आधार पर ही अमीर वर्ग हुआ करता था, जो भूस्वामी बड़ी सारी भूमि का स्वामी होता था, और बेचारे आम लोग जो है उन पर कार्य करते थे, उसका भी जो है आधे से ज्यादा भाग वो लोग ले लेते थे। भूस्वामी वगैरह जो अमीर लोग होते थे वो ले लेते, और लोग जो आम जनता जो है मजदूरी करके भी वैसे की वैसे ही रह जाती थी। इसलिए जो है ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। जो भूमि थी या जो भी था वो जो है सब में बांटा जाए, इस विचारधारा के ये लोग थे कि जैसे किसान किसी भूमि पर कर रहा है कृषि, तो वो भूमि उसी की होनी चाहिए। आगे देखो, उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब है। ये संपत्तिधारी व्यक्ति, मान लो उसका उद्योग है तो भी वो अपना ही फायदा देखता है, उसकी भूमि है तो भी वो अपना ही फायदा देखता है, और वो जो वहाँ काम करने वाले मजदूर है, किसान है, उनके लाभ के बारे में वो नहीं सोचता है, क्योंकि उस संपत्ति पर उसका खुद का अधिकार होता है, अकेले व्यक्ति का अधिकार होता है, इसलिए वो दूसरे के लाभ की नहीं सोचता है। आगे देखो, रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या है कि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। कौन बना रहे उत्पादनशील? जैसे उद्योगपति है, उद्योग है तो बेचारे मजदूर बना रहे हैं उसको उत्पादनशील, मेहनत करके। भूमि है, भूमि जमींदार है, भूस्वामी है तो भी किसान, छोटे किसान और मजदूर लोग उस पे काम करके उसको उत्पादनशील बना रहे हैं, तो उनके लाभ के बारे में वो नहीं सोचता है, क्योंकि उसका स्वामित्व है, अपने आप को स्वामी मानता हो तो वो अपने ही लाभ की सोचता है। अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे, अगर ये क्या सोचते थे राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल, कि इस तरह से अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। तो इस तरह वो जो है निजी संपत्ति के विरोधी थे, और उत्पादन के साधनों पर जो है नियंत्रण वो चाहते थे, समाज का नियंत्रण चाहते थे, जिससे कि उसका लाभ एक व्यक्ति को न मिलकर उससे जुड़े हुए सभी लोगों को मिले। कोई साझा संपत्ति के बिना, कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? आगे देखो, इसी को बताया गया है। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ऑवेन, इस पे भी अंडरलाइन कर लो। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति है रॉबर्ट आवेन, 1771 से 1858 ने इंडियाना इंडियाना अमेरिका में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वो क्या चाहते थे? जो ये समाजवादियों के पास जो क्या था कि भविष्य के लिए बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। वो समाजवादी जो परिवर्तन चाहते थे वो भविष्य के लिए, भविष्य में भी वो बने रहे, ऐसे परिवर्तन वो लोग चाहते थे। तो उसमें बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। भाई लोग ही आपस में बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बना सकते, वो चाहते थे कि सरकार जो है इसको बढ़ावा, सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस में लुई ब्लॉन्क चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ये जो कोऑपरेटिव जो थे ना लोग, इसमें किसमें? समाजवादियों को। और जो ये उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन जो थे, इन्होंने इस तरह की व्यवस्था
कर रखी थी। और समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। और इसमें कोऑपरेटिव में क्या होता है कि जो भी मुनाफा होता है वो किसी एक व्यक्ति का ना होकर उससे जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से उस मुनाफे को वो बांट लिया करते थे। इस तरह की व्यवस्था समाजवादी चाहते थे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इसी दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था, अंडरलाइन करो, कार्ल मार्क्स का क्या विचार था, देखो मार्क्सवादी विचारधारा है ये। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, और था भी औद्योगिक समाज, क्योंकि उद्योगों पर जो है पूंजीपतियों का अधिकार था। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। साम्यवादी समाज का नाम उन्होंने दिया कि मजदूरों को जो अपनी मेहनत से उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हैं, और जो क्योंकि उद्योग जो है निजी अधिकार में थे उनके, तो उनका मानना था कि मजदूरों को ही इस स्थिति में सुधार लाना चाहिए, और उन्हें जो है इस तरह से एक अपना समूह बनाना चाहिए, जिससे कि जो है वो जो मेहनत करते हैं और वो जो परिश्रम करते हैं उसका लाभ जो है पूंजीपति को न मिलकर सभी को मिले। और पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूर को स्वयं को अपना ही मजदूरों का ही एक संगठन बनाना होगा, जिसमें जो है सारी संपत्ति पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण में होगी, निजी स्वामित्व में नहीं रहेगी। उनके भविष्य के समाज को क्या नाम दिया कार्ल मार्क्स ने? साम्यवादी समाज नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। कम्युनिस्ट समाज कौन सा? जो मजदूर स्वयं अपना एक समाज बनाएंगे और उसमें जो है वो अपनी मेहनत का हिस्सा लाभ खुद लेंगे। पूंजीपतियों यानी उद्योगपतियों का निजी स्वामित्व न रहकर वो जो है जैसे कंपनियों में उनका भी हिस्सा होगा, लाभ पर उनका भी अधिकार होगा। इस तरह का समाज बनाएंगे, और यही समाज जो है आगे जाकर समाजवाद विचारधारा को विकसित करेगा। ऐसा किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का। और वो समाज कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा, जहाँ जो है स्वामित्व सामूहिक स्वामित्व होगा, निजी स्वामित्व नहीं होगा, और उसका लाभ सबको मिलेगा। अब समाजवाद के लिए समर्थन में ये लोग क्या करते हैं, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे।